देख रहे हैं प्रश्नकाल। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता करणवीर सिंह राजपुरा इस वक्त मौजूद हैं। एकलव्य सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं और शैलेंद्र सिंह गुर्जर जी बीजेपी प्रवक्ता। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। एकलव्य, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। अच्छा, मुझे लगा था इस तरह की बहस के बाद कोई एक डिसाइसिव विनर के तौर पर सामने आएगा, लेकिन परसेप्शन या नैरेटिव के बेसिस पर मैं ये नहीं कह सकता कि कोई एक डिसाइसिव विनर के तौर पर आया है। ये टॉपिक अभी खत्म नहीं होगा, ये अभी भी चलना है। देखिए स्वप्निल जी, मैं समझता हूं कि आज जो मोदी जी का भाषण रहा और कल जो प्रियंका जी का भी भाषण रहा, आज राहुल गांधी जी को भी सुना। मैं समझता हूं कि मुझे नहीं पता कि किस हिसाब से आप कह रहे हैं कि कोई डिसाइसिव विनर इसमें नहीं दिखाई दिया, परंतु मैं आप ये बात जरूर कह सकते हैं कि मुझे लगता है इसमें ज्यादा बड़ा डिसाइसिव विनर जो है वो ये था कि प्रियंका जी और राहुल गांधी जी में कौन डिसाइसिव विनर रहा, ये अभी तक कोई ठीक से उभर के नहीं आ पाया। क्योंकि मैं सोच रहा था, उम्मीद ये करी जा रही थी, जिस तरह से प्रियंका जी के बारे में पिछले कुछ 5 साल से कांग्रेस भूमिका बांध रही थी, उस लेवल पे मैं नहीं समझता कि वो खरी उतर पाई। क्योंकि कल एक जो उन्होंने हिमाचल प्रदेश की सरकार को ही क्रिटिसाइज कर दिया, ये बिना याद रखे कि वहां पे उन्हीं की सरकार है, तो मैं समझ रहा था कि प्रियंका जी शायद उनमें कुछ ओरिजिनलिटी होगी, इसीलिए उनकी तारीफ होती है। बट इससे ये तो साबित है कि मैं यहाँ पर अपनी बात को भी थोड़ा सा स्पीच रखना चाहूंगा एकलव्य। जैसे जब मैंने कहा डिसाइसिव विनर, देखिए अमूमन भाषणों में इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पलड़ा हमेशा भारी रहा है। इसमें कोई दोहराए है ही नहीं। वो किसी भी व्यक्ति से बेटर ओरेटर है। ऐसे में कांग्रेस इस या विपक्ष इस रूप में कहा जा सकता है कि वो जो बात करना चाहते थे उन्होंने कुछ भूल चूक के साथ प्लेटफॉर्म पर रख दिया, सदन में रख दिया। लेकिन एज रिपीटेडली एक दो इश्यूज जो सेंसिटिव हैं, जैसे मणिपुर वाला, उस पर कोई डिसाइसिव आंसर का ना आ पाना, जबकि मणिपुर के सांसद को हमने आज भावुक देखा है संसद में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नो डाउट पलड़ा बीजेपी का भारी रहा, लेकिन संविधान की चर्चा खत्म हो जाए। डिसाइसिव विनर तो वो है ना कि अब इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं, पर संविधान वाली बात अभी भी चलती रहेगी। देखिए स्वप्निल जी, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जो मणिपुर का डिबेट है, आई थिंक अब कुछ समय हो चुका है कि उसके बारे में चर्चा होती रही है, और प्रधानमंत्री और जो गृह मंत्री हैं वो 2024 के पहले ही बहुत विस्तृत तरीके से मणिपुर पे अपनी बात को उठा के रख चुके हैं। और अब क्योंकि मैं समझता हूं कि थोड़े मुद्दों की कमी है, और अभी जो अचानक से एक तरह से कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को जॉर्ज सोरोस और ग्लोबल डीप स्टेट से जोड़ के जो रखा गया है, और उसका जो नैरेटिव अब एक तरह से, मतलब बीजेपी ने काउंटर नैरेटिव तैयार किया है, वो जो है वो अब मतलब ज्यादा एक तरह से कहते हैं कि ग्रास रूट पे चल रहा है। लेकिन जो इसमें मैं कहूंगा कि प्रॉब्ली बीजेपी के लिए आज प्रधानमंत्री जी ने तो इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन एक मैं श्योर हूं कि आने वाले समय में ये होगा। क्योंकि जो मणिपुर में हो रहा है, ये भी समझना बहुत जरूरी है कि वहां भी बहुत बड़े स्तर पे मणिपुर में भी एक तरह से ग्लोबल डीप स्टेट इन्वॉल्व है, चाहे उसका दुष्प्रचार हो और चाहे वहां पे जिस तरह से। जी हाँ, ठीक है। करणवीर सिंह राजपुरा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप चाहते थे संविधान पर बहस हो, सरकार ने कहा ठीक है आओ कर लेते हैं, हो गई बहस, क्या हासिल हुआ आपको? स्वप्निल जी, कांग्रेस पार्टी ने इस देश की मूल भावना से अवगत कराने की कोशिश की है कि संविधान इस देश की मूल भावना है, इस संविधान से देश चलने वाला है। कोई अपनी हिटलरशाही नीति से इस देश को हाँकने की कोशिश ना करे। कांग्रेस ने प्रयास किया था कि संविधान की बात होगी तो लोगों के अधिकारों की बात होगी, लोगों के आम कानून, लोगों के हितों की बात होगी, पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी न किसान की बात कर पाए, न मणिपुर की बात कर पाए। लगातार सदन को इन्होंने नहीं, किसानों पर बात की है, किसानों पर बात की है। मणिपुर वाला एंगल तो मैंने खुद ही बोल दिया, ऐसा नहीं है करणवीर भाई, लेकिन किसानों पर बात की है, ऐसा नहीं है कि जीरो रहा।
जैसे गोले चलाए, पानी की बौछारें उन पर डाल दी है, इस तरह का अत्याचार उन्होंने उस पर किया है। पर एक जो डिसीजन होना चाहिए, किसानों को जिस तरह का आश्वासन होना चाहिए, वो कहीं क्या से निकल के करणवीर नहीं भाई, आया। जब मैं बीजेपी से बारी आएगी तो मैं उनसे ये जरूर पूछूंगा, लेकिन आपसे भी मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या आज आपके किसी भी चेहरे ने संसद में ये बोला कि बाहर किसानों के साथ ये सब कुछ हो रहा है, चलिए संविधान पर बहस को टालते हैं और किसानों पर आ जाते हैं? गोले चलाए, उनके ऊपर पानी की बौछारें की है, उनको दिल्ली के संसद में वक्त था बॉर्डर ना, पे घुसने नहीं दिया। आप आज इशू डाइवर्जन का नोटिस ला सकते थे। बात नोटिस तो, अगर इश्यू की बात कीजिए तो ये संविधान का इश्यू कांग्रेस को लेके आई है, और उस पे आज सकारात्मक, उसको आप पे आज मजबूरन प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ा, पर वही गोल गोल घुमा के उन्होंने वो निकल गए। जिस तरह की मूल नहीं, तो भावना आपने उन्होंने भी तो वही आदर्श बातें की, बोली जो आप बोल रहे थे। देखिए करणवीर भाई, मेरी बात समझिएगा, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में आपने कहा कि संविधान खतरे में है, और आपने बताया कि बीजेपी के ये 3-4 चेहरे, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं 2024 के इलेक्शन में आपने कहा कि ये जो बीजेपी के 3-4 चेहरे हैं ये कह रहे हैं संविधान बदल जाएगा, इसलिए संविधान खतरे में है। उसके बाद लोगों ने अपनी राय जाहिर कर दी ना, बीजेपी की सीट्स कम हुई, आपकी सीट्स बढ़ गई। उसके बाद से अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिसको आप कोट कर पाए। आप अभी भी जो बातें कर रहे हैं वो उससे पहले की कर रहे हैं। और दूसरी सबसे खराब बात यह कि आपने मनुस्मृति को लेकर आज जो एपिसोड किया है उससे कांग्रेस का भला होने वाला नहीं है। राहुल गांधी जो आज मनुस्मृति को लेकर कर रहे थे उससे कोई भला होने वाला नहीं है कांग्रेस का। स्वप्निल जी, राहुल गांधी जी तो ये समझाने की कोशिश की है कि देश का जो चलाने की जो देश जिससे चलेगा वो संविधान से चलेगा, किसी और दूसरी धारणाओं से, अवधारणाओं से देश नहीं चलेगा। और उनको बताया कि देश को चलाने का मूल मंत्र नहीं तो संविधान ही है। मनुस्मृति में लिखा था क्या कि बाबा 370 हटाना है? हमारे हितों, देश की आत्मा को, इस देश के हितों को तवज्जो देते हुए उन्होंने नहीं करणवीर भाई, संविधान मनुस्मृति में कहां लिखा था कि 370 हटाना है या 3 कृषि कानून लाना है जिसको बाद में वापस ले लेना? नहीं लिखा था ना। मनुस्मृति को कोट करने की जरूरत नहीं थी राहुल गांधी को, ये तो आपने सेल्फ गोल कर लिया, हिट विकेट हो गया। आप इश्यू खड़े करके आप मनुस्मृति को जायज ठहराना चाह रहे हैं, मैं वो भी संविधान के ऊपर, तो ये कतई उचित नहीं है। इस देश की, मैंने बताया ना, आम तो मैं भावना, आपसे इसीलिए मूल पूछ रहा हूं भावना। सर, करणवीर भाई मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा हूं, एक ऐसा इंस्टेंस, जैसे आप लोगों के पास बीजेपी के नेताओं के 3-4 बयान थे कि संविधान बदल देंगे, एक ऐसा इंस्टेंस जिसमें बीजेपी ने कहा कि हम मनुस्मृति को लागू करेंगे। संविधान से ऊपर अगर आप मनुस्मृति को रखना चाहते हैं तो ये आपका मत है। इस देश की नहीं धारणा, अरे इस दादा देश आप की गलत आत्मा- समझ रहे हैं मेरी बात को। सुनिए करणवीर भाई, मैं क्या कह रहा हूं, बीजेपी के नेताओं के बयान थे कि हम संविधान बदल देंगे, 3-4 लीडर्स के बयान थे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, और उस बेसिस पर आपने कहा कि बीजेपी की ये मंशा है, मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन बीजेपी के एक लीडर ने या किसी ने भी ये कहा हो कि हम मनुस्मृति से देश चलाएंगे, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर किसी ने कहा है और आपने कोट किया, वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो फिर ये तो ड्रामा था, ये तो थिएट्रिकल परफॉर्मेंस था राहुल का। स्वप्निल जी, कहना और आपके जो कार्य लगातार जिस तरह से किए जा रहे हैं वो उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। आप लगातार देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की घटनाओं को उठाकर देख लीजिए, आप देश के को आप धार्मिक आधार पर बांटना चाहते हैं, देश के ऊपर आप एक ही तरह का आचरण करना चाहते हैं। संविधान से चलिए ना। कांग्रेस तो लगातार प्रयास कर रही है, इस देश की मूल भावना संविधान है, और संविधान से ही इतर अगर कोई बात की जाती है, संविधान से अगर इतर किसी ग्रंथ को मान्यता दी जाती है, उसको फोर्सफुली किसी लोगों पे अप्लाई किया जाता है, तो कतई उचित नहीं है। ठीक है, जाइए, लोगों का जाति निकालना, ठीक है, आपकी बात आ गई। शैलेंद्र सिंह गुर्जर जी को भी अब मैं डिबेट में शामिल कर रहा हूं। शैलेंद्र भाई, कांग्रेस द्वारा क्रिएटेड परसेप्शन या नरेटिव बीजेपी अगर काट पाई है तो वो सिर्फ इस वजह से थोड़ा बहुत काट पाई है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने करारा जवाब दिया, लेकिन बहस के कई सारे पॉइंट्स पर जवाब आया भी नहीं। कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जिस पर जवाब नहीं आया है। समाधान निकल के आता, करारा जवाब होता तो शायद मणिपुर का समाधान निकल के आता। करारा जवाब करारा ही होता है। आप जिस तरह से एग्रेसिव हुए उसी से पता चल जाता है जवाब करारा था या नहीं था। खैर शैलेंद्र भाई। स्वप्निल जी, जय जी। हाँ शैलेंद्र जी बोले। संविधान जय भारत। आज देखिए संविधान दिवस पर डिबेट हो रही है भारत, और दिवस पर 2 दिन बहस ने किस स्थायी स्तर पर बहस की, उन्होंने अपने संविधान के समय में हुए संशोधनों का चर्चा की, न संविधान को आगे किस तरह से फॉलो अप करना है उस पर चर्चा की। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। शैलेंद्र भाई, जहां पर करणवीर भाई मुझे गलत लगा मैंने बोला, मैं आपको भी बोल रहा हूं।
ऐसा नहीं है। इन सारे इश्यूज को प्रियंका ने भी टच किया, अखिलेश ने भी टच किया था। खैर नहीं, आप देखिए ना, संविधान का सच्चा आईना दिखाने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी को, प्रियंका गांधी को, सोनिया गांधी को और पूरे विपक्ष को। और उस समय उन्होंने बताया कि किस तरह से जो संविधान सभा के समय में जो चर्चाएं हुई, विमर्श हुआ। आप चुप रहिए, संविधान के बारे में जानकारी नहीं है, राहुल गांधी जी पॉकेट में लेके चलते हैं, संविधान का उनको ज्ञान नहीं है, अंदर क्या प्रोविजंस लिखे हैं उनको पता नहीं है। तो आप चुप रहिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। मैं ये बताना चाह रहा था कि किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि संविधान निर्माताओं की क्या मंशा थी, क्या मूल भावना थी। बार बार मूल भावना की बात करते हैं, मूल भावना क्या थी उस पर उन्होंने चर्चा की, और संविधान को किस तरह से इन्होंने खेला और किस तरह से इन्होंने, देखिए कई बातें तो रिपीट मोड में चली हैं, उसका दुरुपयोग किया। कई बातें तो रिपीट मोड में चली हैं। नहीं, राहुल गांधी ने भी जो कहा उसमें कई बातें रिपीट मोड की थी, प्रियंका ने जो कहा उसमें रिपीट मोड था, ओवैसी ने जो कहा रिपीट मोड था, अखिलेश यादव ने जो कहा उसमें रिपीट मोड था, और काफी हद तक प्रधानमंत्री मोदी की भी कुछ बातें ऐसी थी जो रिपीट मोड में चली। लेकिन क्या संविधान पर चर्चा के दौरान संविधान प्रेमी होने को बताने के लिए आप घमंड में आ गए? ये मैं इसलिए कह रहा हूं, किसी से भी ये सवाल उछालना कि संविधान में कितने पेजेस हैं ये नहीं बता पाएंगे, ये क्या बताता है? आप अपने आप को अति ज्ञानी बताना चाहते हैं या घमंडी बताना चाहते हैं या क्या बताना चाहते हैं? ये चर्चा नहीं हुई है स्वप्निल जी, अनुराग ठाकुर का बयान था कि संविधान के तहत किस तरह से भारत का शासन चला है, किस तरह से संविधान का दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी ने किया है अपने सत्ता प्राप्ति के लिए, स्वार्थी के लिए। यह बताने की कोशिश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। और 1947 में भारत आजाद हो गया, 51-52 में आप इलेक्ट कराते हो और 51 में आप संशोधन कर देते हो। जब आप चुनी सरकार नहीं हो तो दुरुपयोग किसने किया? नेहरू ने दुरुपयोग किया। किस तरह से उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी पे कुटारा गाड़ा, उसी को आगे बढ़ाते हुए किस तरह से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी छोप दिया, आपने लोकतंत्र का गला घोट दिया, संविधान की हत्या कर दी। ये कहते हैं संविधान से देश चलेगा। नहीं पर आज नहीं, 2 सेकंड, जब आप इतना बोल ही रहे शैलेंद्र भाई, जब आप इतना बोल ही रहे तो एक सवाल और ले ले, सुनना पड़ेगा, एक सवाल और ले ले, एक सवाल और। अरे सवाल मेरा है भाई कि उसी तरह से अगर दुरुपयोग हुआ, इमरजेंसी थोपी गई तो इंदिरा गांधी जी ने थोपी। अगर 356 का दुरुपयोग हुआ तो इंदिरा गांधी। नहीं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि किसी भी सरकार के अमेंडमेंट करने के अधिकार को आज खुद बीजेपी बचाव कर रही थी। शैलेंद्र भाई ये बात तो फैक्ट है ना कि आज बीजेपी खुद किसी भी सरकार के अमेंडमेंट करने के ताकत को बचाव करती बीजेपी खुद नजर आई। इसलिए मेरा आपसे एक थोड़ा सा ट्विस्टिंग सवाल है। राहुल गांधी ने जब सावरकर को लेकर बोला, सावरकर को कोट करते हुए हमला बोला कि संविधान और सावरकर वाले एपिसोड को बताने की उन्होंने कोशिश की, इस पर कोई मेजर रिएक्शन बीजेपी ने दिया हो मैंने नहीं देखा। रिएक्शन की आवश्यकता ही नहीं थी। उन्होंने तो खुद स्वीकार कर रहे हैं जो चीज राहुल गांधी जी ने कोई क्रिटिसाइज तो किया नहीं। उन्होंने जो बात कही है। और लेकिन आप देखिए जो संशोधनों की बात आई, अगर कांग्रेस पार्टी ने संशोधन किए तो सत्ता प्राप्ति के लिए किए, अपने स्वार्थों के लिए किए, यही बताने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। हमने अगर संशोधन किए तो देश की एकता के लिए किए, चाहे 370 को हटाना हो, चाहे आपने देखा किस तरह से वन नेशन वन टैक्स की बात की, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की। ठीक है, चलिए बहुत मैं अब आपको रोक रहा हूं। मैं एक बार फिर एकलव्य को इस डिबेट में शामिल कर रहा हूं। स्वप्निल जी, मैं एक बार फिर एकलव्य को शामिल कर रहा हूं। ठीक है शैलेंद्र भाई मैं रोक रहा हूं, अब एकलव्य को एक बार फिर डिबेट में शामिल कर रहा हूं। एकलव्य चलिए आप जो बोल रहे हैं, फिर मेरा एक सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूं। हाँ शॉर्ट में बोलिएगा। देखिए स्वप्निल जी, हाँ शॉर्ट में एक बात कहना चाह रहा था। अभी जो आपने मनुस्मृति के ज्ञान की बात करी, आप किससे मनुस्मृति के ज्ञान की उम्मीद कर रहे हैं? जिन्होंने कहा कि तपस्या का मतलब होता है शरीर में गर्मी पैदा करना, जिन्होंने कहा कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काट लिया था, जो कह रहे हैं कि 6-7 साल का युवा बाल अवस्था में, और युवा का मतलब नहीं समझ रहे, ये उम्र 55 की और हरकतें बचपन की कब तक चलेंगी? ठीक है, बहुत हो गया मजाक। स्वप्निल जी आप मुझे ये बताइए कि कल प्रियंका गांधी जी ने अपनी ही सरकार को कोस दिया। अब या तो ये सच्चाई है एक कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी का जो गुट बन गए हैं वो एक दूसरे के स्पीच राइटर्स में लोगों को इन्फिल्ट्रेट करके एक दूसरे के से कॉम्पीट कर रहे हैं। और आपका पॉइंट आ गया एकलव्य। अब मेरा सवाल बचपन की और हरकतें बचपन की। ठीक है, अब मेरा एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार से कम अपने किसी एक इशू पर डिबेट करवाई जाए। वो एक इशू लाकर उस पर डिबेट करवाने में सफल रही।
हालांकि उसका कोई डिसाइसिव आंसर लोगों के बीच में नहीं गया है, जो जो मानना चाहता है वो अब भी मानता रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसे क्या कांग्रेस के लिए विन विन सिचुएशन माना जा सकता है? देखिए स्वप्निल जी, मैं आपको बताता हूं कि ये जो एक तरह से ये जो संविधान खत्म हो जाएगा या बदल दिया जाएगा या आरक्षण हटा दिया जाएगा, ये जो 2024 के चुनाव में कांग्रेस इसको एक तरह से ज्वलंत मुद्दा बनाने में सफल भी रही, वो क्या है कि उसको सबसे गहरी चोट तो तब लगी जब जम्मू एंड कश्मीर में एनसी के साथ मिलके कांग्रेस ने ही एक प्रस्ताव पारित कर दिया जिसमें कि 370 को दोबारा बहाल करने की बात की गई। ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो? आप इसी देश में अब दोबारा दूसरा संविधान वापस से बहाल करना चाहते हो जिसको हटाने में इतने वर्ष लग गए। तो यहाँ पे इनका नैरेटिव तो डिफीट हो चुका था, जिसका अंजाम हमने हरियाणा के चुनाव में और महाराष्ट्र के चुनाव में देखा। झारखंड में नहीं देखा, बताऊं कि जम्मू कश्मीर में नहीं देखा, नहीं, झारखंड में बीजेपी असफल रही, कांग्रेस तो नहीं हुई ना सफल वहां पे। वहां पे बीजेपी हेमंत सोरेन की मैया सम्मान योजना की वजह से प्राइमरीली, लेकिन सवाल फिर भी यह है, देखिए मैं एक बात कह रहा हूं, देखिए कांग्रेस चाहती थी इस पर डिबेट हो, बीजेपी ने कहा एक्सेप्टेड, हम ये करेंगे क्योंकि हम इस पर जवाब देना चाहते हैं। इसमें दोनों के अपने अपने फायदे थे। ये अलग बात है कि इन द एंड फायदा बीजेपी ज्यादा उठा ले गई, लेकिन कांग्रेस के लिए सिचुएशन ये है कि उसने इस टॉपिक पर डिबेट करवा लिया। मैं आपको लास्ट पॉइंट यही कहना चाह रहा था कि आपने जो ये बात कही ना कि कांग्रेस के लिए विन विन सिचुएशन है, एक्चुअली ये बीजेपी के लिए नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन थी। क्योंकि बीजेपी को पता था कि ये नैरेटिव जो 2024 में चला था वो तो अब एक तरह से मतलब एकदम धरातल पे मतलब धराशाही हो चुका है। अब बीजेपी को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि ये जो संविधान के ऊपर हमारा क्या व्यू है और कांग्रेस के क्या क्या इसको कृत्य रहे हैं पिछले 75 साल में, वो सदन के पटल पे प्रधानमंत्री जी के जरिए उनको रखने का एक अवसर मिला। ठीक है। मैं करणवीर भाई आपसे एक बात पूछ रहा हूं, मुझे एक बात बताइए कि आप कब तक इस इशू पर रहने वाले हैं? क्योंकि 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद किसी भी बीजेपी लीडर का कोई बयान आप मुझे बता नहीं सकते, ठीक है। दूसरा, इस पर आज संसद में चर्चा भी हो गई, ठीक है। तीसरा, अगर मैं आपसे कहूंगा जो हाल ही में जो चुनाव हुए तो आप कह देंगे ईवीएम। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इस मुद्दे पर आप कब तक रहने वाले हैं? आपने क्या डिसाइड किया है? स्वप्निल जी, जब तक संविधान के अनुसार जितने भी अधिकार मिले हुए हैं भारतीय को, चाहे वो मणिपुर का निवासी हो, चाहे वो हाथरस का हो, चाहे वो संबल का हो, उन सबको अगर उनके अधिकारों का हनन होता है तो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लगातार सदन में सड़कों पर उठाती रहेगी। सड़कों पर तो छोड़ दीजिए, सड़कों पर आप है नहीं। हाँ, सदन में उठाते रहेंगे आप। हाँ, नहीं, सड़कों को छोड़ दीजिए, सड़कों पर तो अभी आप है नहीं, अभी आप सदन में ही हैं। हाँ, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन देश की आम आवाम के साथ है। आप निश्चित रहिए, सड़क से लेकर संसद तक सभी जगह संघर्ष किया जाएगा जब तक हिंदुस्तान के लोगों के मूल भावनाओं का, मूल अधिकारों का अगर हनन होता रहेगा तो ये प्रयास लगातार कांग्रेस पार्टी करती रहेगी। पर अविश्वास का पिटारा लेकर चलने वाले लोग कभी भरोसा कर पाएंगे? माध्यम से एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं, करणवीर भाई का मैं बहुत सम्मान करता हूं, एक छोटा सा प्रश्न पूछना है मुझे बस। क्या? कि जब 370 हटाई गई इस देश से, तो 370 हटाने के बाद वहां पे भारत का जो संविधान लागू हुआ उससे वहां के SC STs को जो बड़ी सरकारी नौकरियों का जो अधिकार मिला, पहले तो उनको सिर्फ वहां पे एज अ स्वीपर, एक झाड़ू लगाने वाले की तरह वहां पे सरकारी नौकरी मिल सकती थी और कोई नहीं मिल सकती थी। तो क्या अब NC के साथ में मिलके कांग्रेस फिर से 370 बहाल करके वहां पे उनके मूल अधिकार छीनना चाहती है? मैं इसी पॉइंट को थोड़ा सा एक्सटेंड करने वाला था। करणवीर भाई, मैं ये कह रहा हूं कि NC का वादा है कि हम वहां पर अपना जम्मू कश्मीर का झंडा भी लहराएंगे। आपको एक देश में दो झंडे चलेंगे तो फिर एक देश में दो संविधान भी आपको चलना चाहिए भाई, आप तो उनके साथी हैं ना। ये स्वप्निल जी, जो गठबंधन की बातें हैं, ये आज आप इस टीवी पे चैनल में बैठ के मैं आपको बताऊं कि वहां किस तरह का कांग्रेस पार्टी लाएगी नहीं लाएगी, ये तो खैर थोड़ी बातें हैं, इनका यहाँ कोई स्थान नहीं है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि एकलव्य भाई की हमारे साथ संविधान पूरे देश के लिए, संविधान आपके और हमारे लिए है, संविधान पूरे देश के लिए है।
अगर कोई व्यक्ति किसी स्टेट में हम अपना अलग झंडा फहराएंगे बोलता है और ऐसा वादा करता है तो उसके साथ हम तो खड़े नहीं होंगे, आप कैसे खड़े हो सकते हैं? ये सवाल तो संविधान से ही जुड़ा हुआ है ना, संविधान की असमत से ही जुड़ा हुआ है ना, किसी और चीज से तो जुड़ा हुआ है नहीं। गठबंधन के साथ स्वप्निल जी ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपने देखा होगा जो जिस भी तरह के वादे, जिस भी तरह की बातें इंडिया गठबंधन के साथ होगी, वो आपके निष्पक्ष रूप से आपके सामने रखी जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का घोषणा पत्र भी आपको पढ़ना चाहिए था संविधान के साथ, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप संविधान पढ़ के समझ चुके हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का घोषणा पत्र भी आपको पढ़ना चाहिए था। आपको नजर आता कि हम जिसके साथ खड़े वो कैसी वादे कर रहा है, फिर आप ये डिसाइड करते कि हम उसके साथ खड़े होंगे या नहीं, तो एक बड़ा मैसेज जाता, मैसेज जा नहीं पाया। स्वप्निल जी, ये किसके साथ खड़े हैं, किसके साथ नहीं खड़े होते, ये तो शायद मोदी जी को ही पता होता है कि वो महबूबा मुफ्ती के साथ किस तरह से गठबंधन कर लेते हैं और फिर उस गठबंधन को तोड़ देते हैं। ये इन बातों में न जाते हुए ये तो मौके की राजनीति। आज टीडीपी की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा मिलती जुलती है, तो ये तमाम तरह की बातें हैं। पर तो एकलव्य भाई को कहना चाहूंगा कि आपको मेरा स्पेशल निवेदन है सुप्रीम, आप इनको राजनीतिक सलाहकार के संघ के सलाहकार के रूप में अभिप्राय करें, क्योंकि इनकी बातें नहीं, मैं करण भाई मुझे इस बात से दिक्कत है और मैं इस बात की दिक्कत में बताता हूं दरअसल क्यों। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैंने मोहब्बत की दुकान खोली होती ना तो उसमें सबके लिए जगह होती। अगर मैंने मोहब्बत की दुकान खोली होती तो उसमें सबके लिए जगह होती। एक कड़वा सच आपको भी पीना पड़ेगा, वो ये कि जब आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे तो एंटी मोदी फेसेस ही आपके भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बन रहे थे। किसी बीजेपी या आरएसएस वाले ने आपकी मोहब्बत की दुकान से खुश होकर उसमें साथ चलना कबूल किया हो तो वो आपकी भारत जोड़ो यात्रा की सक्सेस होती। तो जो तो पहले से ही विरोध कर रहे थे आप उन्हीं को लेकर घूमते रहे और फिर आप कह रहे हैं कि नहीं साहब हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता करणवीर भाई। लेकिन ठीक है, शैलेंद्र गुर्जर जी मैं आपके पास आ रहा हूं। शैलेंद्र भाई मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए और मैं लगातार सोच रहा था, संविधान जैसा है वैसा ही रहने वाला तो है नहीं, अमेंडमेंट्स तो अभी होने ही है, वन नेशन वन इलेक्शन में भी होने हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होंगे। अच्छा, उसमें भी राज्यों के अधिकार की बात तो है ही भाई, राज्यों का जो अधिकार चला आ रहा है किसी वक्त कांग्रेस ने खत्म किया, आज आप अमेंडमेंट के जरिए खत्म कर देंगे। कुछ अधिकार तो छटने ही वाले हैं, ये तो डेड श्योर है ना। तो हम अमेंडमेंट्स का बचाव अपने लिए करें और दूसरे के लिए ना करें, ये तो कुछ अजीब सी बात नहीं है? नहीं स्वप्निल जी, आपको ही देखना पड़ेगा कि अमेंडमेंट्स के द्वारा क्या भला हुआ। कांग्रेस पार्टी के समय में क्या अमेंडमेंट्स हुए और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वर्तमान में उनके समय क्या अमेंडमेंट्स हुए। आप देखिए ना, भारत की एकता और अखंडता को बनाने के लिए अगर अमेंडमेंट हुआ है तो गलत हुआ है। अगर ट्रिपल तलाक का अगर हमने कानून बनाया और मुस्लिम बहनों को हमने शोषण से मुक्ति दी तो क्या गलत किया है? क्या हमने वन टैक्स वन नेशन की बात करी तो क्या गलत किया है? अगर हमने कोई काम किया है, चाहे ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने के लिए हमने संविधान में संशोधन किया है तो गलत किया है? क्या हमने 10% आर्थिक आधार पर कमजोर लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की तो गलत की? आपको देखना होगा। लेकिन एक तरफ आप कास्ट मानते नहीं है और दूसरी तरफ आप कास्ट के बेसिस की बात करते हैं, ये बड़ा अजीब सा नहीं है? जनता के कल्याण के लिए किया गया है तो वो संशोधन आपको तीसरी बार जिता रहा है। आप देखिए ना, जितने भी संशोधन किए और कांग्रेस पार्टी के संशोधन क्या हुए, इन्होंने क्या किया? आपने नहीं सर, लेकिन एक बात बताइए शैलेंद्र भाई, मुझे एक बात बताइए शैलेंद्र भाई, 2 सेकंड शैलेंद्र भाई, 2 सेकंड शैलेंद्र भाई, एक महत्वपूर्ण सवाल जिसका जवाब सदन में नहीं आया, वो सवाल कौन सा था मैं आपको बताता हूं। वो सवाल किसी सांसद ने नहीं पूछा था, वो सवाल मीडिया ने नहीं पूछा था, वो सवाल पूछा था उपराष्ट्रपति ने। किनसे पूछा था? केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से, एक समारोह में। उस सवाल का जवाब तो नहीं आया ना, उसे भी एनकलकेट किया जाना चाहिए था। अगर उपराष्ट्रपति ने कोई बात बोली है तो उसका जवाब देश को सुनना चाहिए था सदन से। हम उसको भी स्वीकार करेंगे। हमने कभी बहस से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार नहीं भागी है। अगर भागे हैं तो ये इनके युवराज भाग जाते हैं, फुर्री छोड़ के और गायब हो जाते हैं। आप बताइए मणिपुर की आज क्या इन्होंने जिक्र किया? आज मणिपुर का जिक्र करना चाहिए, इनको कहना चाहिए था संविधान दिवस तो हो गया सर, किसानों पे बात करिए। किसानों पर इन्होंने बात करी क्या? एक सवाल है स्वप्निल जी, नहीं एक्चुअली मेरे पास समय खत्म हो चुका है, मेरे पास समय खत्म हो चुका है। छोटा सा सवाल इनसे ही है। नहीं, मैं रणवीर दादा भी थोड़े खुश हो जाएंगे। चलिए शैलेंद्र भाई, एकलव्य जी ने करणवीर जी से सवाल पूछा, छोटा सा एकलव्य ने करणवीर से सवाल पूछा, एकलव्य आपसे सवाल पूछ रहे हैं शैलेंद्र भाई। साथ सबका विकास सबका प्रयास की जो आप बात करते हो शैलेंद्र भाई, मैं पूछना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें जो इस देश में जो मुसलमानों की संख्या है वो लगभग 14-15% के आसपास है। ऑफिशियल फिगर्स शायद असली में 17-18% के आसपास हो, लेकिन आपने उस स्कीम में 36% बेनिफिशियरीज मुस्लिम्स को क्यों दिया है? क्या ये अपीजमेंट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है एकलव्य जी। नीति बनी हुई है
कि कोई भी सरकारी योजना है वो किसको, कौन उसका पात्र है, जो गरीबी रेखा के नीचे पात्र है, जिसके सर्टिफिकेट्स बने हैं, आपको पता है बीपीएल, जो भी सर्टिफिकेट जिसके बने हैं उसी पात्र को दिया जाता है, जिसकी इनकम जो है साल में कितनी है, कम है, वो सारे क्राइटेरिया पैरामीटर्स पे। ठीक है, ये कुछ सवालों के जवाब डायरेक्ट नहीं होते हैं, उसमें बिटवीन द लाइंस पढ़ना होता है। लेकिन आज की टोटल डिबेट पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये मैटर खत्म नहीं हुआ है, ये एपिसोड खत्म नहीं हुआ है। संविधान पर अभी आगे भी मंचों से हम बहुत देखने वाले हैं। कांग्रेस के वार चलते रहेंगे और बीजेपी की तरफ से अटैक चलता रहेगा, ये मैटर खत्म नहीं हुआ है। जबकि एक हेल्दी डिबेट वो होती जो मैटर का एनक्लोजर लाती, एनक्लोजर आया नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही।